अध्याय 46 मुकदमे की शुरुआत। उस दिन तियानशुई गांव के निलंबित द्वीप से 10,000 नावें एक साथ रवाना हुईं, जिससे सूरज छिप गया। ये सिर्फ छात्र ही नहीं थे, अनगिनत माता पिता भी अपनी मछली पकड़ने वाली नावों से उन्हें विदा करने आए थे। कुछ की आंखों में आंसू थे। मछली पकड़ने की प्रतियोगिता जीवन मरण की परीक्षा थी। लीडरबोर्ड में जगह पक्की करने के लिए हर छात्र, चाहे उसकी क्षमता कैसी भी हो, अपना सब कुछ झोंक देगा। लेकिन उनकी लड़ाई जितनी कठिन होती गई, स्थिति उतनी ही घातक होती गई। तियानशुई गांव के चारों प्रमुख विद्यालयों के सभी शिक्षकों, पूरी निरीक्षण टीम और लीकोन बंदरगाह के सभी सुरक्षाकर्मियों के ड्यूटी पर होने के बावजूद चोटों और मौतों को टाला नहीं जा सका। इतिहास का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड, 10% मृत, 30% घायल, 60% जीवित, अब तक की सबसे उच्च उत्तरजीविता दर। समुद्र पर मछली पकड़ने वाली नावों के काले समूह इकट्ठा हो गए थे। तियानशुई गांव के 12 साल के सभी बच्चे यहां मौजूद थे। गांव का मुखिया अपनी नाव में बैठा चिल्लाया, नियम हमेशा की तरह वही है, पंक्ति प्रणाली, जो आपकी पकड़ी गई मछलियों की संख्या के आधार पर दी जाएगी। शीर्ष 1000 मछलियां पकड़ने वाले जागृति के लिए योग्य हो सकती हैं। लेकिन याद रखें, अपनी सीमाएं जाने, कभी भी दिखावा न करें। सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे, कोई भी अधीर नहीं था। परीक्षण क्षेत्र के बाहर अनगिनत माता पिता चिल्ला रहे थे, बेटा, जिंदा रहना, प्रमुख की बात सुनना, दिखावा मत करना। किसी ने चिल्लाकर कहा, लड़की, अगर तुम पास नहीं भी होती हो तो कोई बात नहीं, स्वाभाविक जागृति का अभी भी मौका है। एक अन्य ने चिल्लाकर कहा, बच्चों, जब आपका सामना ऐसे प्रतिद्वंद्वी से हो जिसे आप हरा नहीं सकते तो बस पीछे हट जाओ। एक अभिभावक ने गरजते हुए कहा, अन्य मछली पकड़ने वाली नावों से सावधान रहो। सार्थक ने तनवीर को हर जगह ढूंढा, लेकिन इतनी सारी नावों के बीच वह उसे कहां पा सकता था। हालांकि अमृता ज्यादा दूर नहीं थी, वह खुद को हिम्मत दे रही थी। ध्यान दें, प्रमुख ने पुकारा। मछली पकड़ने का समय 6 घंटे। गश्ती दल द्वारा किसी भी कारण से बचाए गए किसी भी व्यक्ति को स्वतः ही प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। परीक्षा आधे अगरबत्ती के समय में शुरू होती है। समुद्र की हवा हल्की थी, उगते सूरज की किरणें लहरों को सुनहरा रंग दे रही थीं। नीले आसमान में कई काले बिंदु दिखाई दे रहे थे। जैसे ही वे नजदीक पहुंचे, सभी ने देखा कि कई मछली पकड़ने वाली नावें सीधे उनकी ओर आ रही थीं। किसी ने हैरानी से कहा, वाह, ये तो टाइगर हेड गैंग की निजी नाव है। ली हू तो काफी समय से गायब था, अफवाह है कि वह 8वें स्तर का मछुआरा बनने की राह पर है। पता नहीं वह कामयाब हुआ या नहीं। एक अन्य ने कहा, देखो, वांग परिवार की नाव। इस साल केवल वांग भैयू को ही परीक्षा देनी है और वे कहते हैं कि वह आर्मर मास्टर बनने के काबिल है। बहुत से लोग नहीं जानते थे कि आर्मर मास्टर क्या होता है, लेकिन ये सुनने में प्रभावशाली लगता था। वहां पर पश्चिमी स्कूल का शीर्ष प्रतिभाशाली छात्र जिया वुशुन, जो इस वर्ष तियानशुई गांव में एकमात्र 4ठी कक्षा का निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक गुण रखने वाला व्यक्ति है। और यह है नॉर्थ कैंपस से जियांग नान। खबरों के मुताबिक उन्होंने 2 दिन पहले ही 8वें स्तर के फिशरमैन का दर्जा हासिल कर लिया है। सार्थक ने आंखें घुमाईं। हमें स्कूल में इकट्ठा होकर एक साथ यहां तक मार्च करने की क्या जरूरत है, जबकि ये लोग सिर्फ दिखावा करने के लिए देर से आ सकते हैं। यह विचार उसके मन में अभी आया भी नहीं था कि सबकी निगाहें पूरब की ओर मुड़ गईं। क्षितिज पर 2 आकृतियां मानो हवा में तैरती हुई प्रतीत हुईं, जैसे वे सुनहरे प्रकाश में नहाए हुए उगते सूरज से निकली हों। कहने की जरूरत नहीं, भीड़ एकदम शांत हो गई। प्रतिभाशाली कलाकार आ चुका था। यह तनवीर ही था जिसे फोन जे कुछ दिन पहले अपने साथ ले गया था। किसी ने इसे अन्याय नहीं कहा। 7वें स्तर की आध्यात्मिक नस मिलना न्याय का मामला नहीं था। सभी ने तनवीर को प्रथम स्थान दे दिया था। आखिर इसके लायक और कौन था? फोन जे अब भी उदासीन दिख रहा था। उसने हाथ हिलाया और एक शानदार सफेद मछली पकड़ने वाली नाव समुद्र में प्रकट हुई, जो हजारों नावों के बीच अलग ही नजर आ रही थी। मछली पकड़ने की प्रतियोगिता की चिंता मत करो, फोन जे ने कहा। जो भी हो, पहला स्थान तुम्हारा ही होगा। जागृति के बाद तुम इस छोटी सी जगह को पीछे छोड़ दोगे। तनवीर ने भीड़ पर नजर डाली, सार्थक को हाथ हिलाते हुए देखा, मुस्कुराया और जवाब में हाथ हिलाया। फोन जे ने अपनी आंखें सिकुड़ी। उसने सार्थक का स्तर एक नजर में देख लिया। 7वें स्तर का मछुआरा, यहाँ तो ठीक है, लेकिन शहर में जहाँ इस उम्र के बच्चे आमतौर पर मछली पकड़ने का काम करते हैं, वहाँ ये कोई खास स्तर नहीं है। चूंकि सार्थक ने पहले कभी कोई खास प्रतिभा नहीं दिखाई थी, इसलिए उसकी आध्यात्मिक नस की क्षमता शायद औसत दर्जे की ही थी।
फिर भी तनवीर का भाई होने के नाते वो उस पर एक एहसान जरूर करेगा। ग्राम प्रमुख ने अब आदरपूर्वक फोंगजे के पास जाकर कहा, राजदूत महोदय, क्या हम शुरू करें? क्या समय निर्धारित नहीं था? उस पर कायम रहो। फोंगजे ने भीड़ पर एक नजर डाली। इस प्रतियोगिता में शीर्ष 3 विजेताओं को मेरी ओर से स्पिरिट गैदरिंग टेक्निक की एक एक प्रति मिलेगी। सभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। वूश! समुद्र की सतह उत्साह से भर उठी। हालांकि कई लोगों को स्पिरिट गैदरिंग टेक्निक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन यह एक देवदूत का वादा किया गया इनाम था, एक ऐसी चीज जिसके बारे में उन्होंने कभी सुना भी नहीं था, इसलिए यह निश्चित रूप से बेहद मूल्यवान होना चाहिए था। फोंगजे के बोलते ही अनगिनत आंखें चमक उठीं। वांग बइयू बेहद रोमांचित था। वांग परिवार का मुख्य व्यवसाय कवच प्रशिक्षक था, और यदि वह आत्मा संग्रहण तकनीक प्राप्त कर लेता तो एक दिन वह कवच प्रशिक्षक और आत्मा संग्रहण विशेषज्ञ दोनों के रूप में दोहरी साधना कर सकता था। उस समय वह कस्बे में भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाएगा। ली हू की आंखों में चमक आ गई। टाइगर हेड गैंग वांग परिवार के साए में सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसमें 5 महान व्यवसायों में से किसी एक का कोई शक्तिशाली सदस्य नहीं था। अगर वह स्पिरिट गैदरिंग टेक्निक हासिल कर ले तो वह खुद स्पिरिट गैदरिंग मास्टर बन सकता है, फिर उसे वांग परिवार से क्या डर रहेगा। लेकिन सार्थक को कुछ खास महसूस नहीं हुआ। उसे बस बाजार में देखे वांग परिवार के कवच विशेषज्ञ की याद आई। वह सचमुच बहुत शक्तिशाली था, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, उसके अपने तुरुप के पत्ते कहीं ज्यादा मजबूत थे। इसके अलावा यह आत्मा संग्रहण तकनीक भी ऐसी थी जिसके लिए वह प्रतिस्पर्धा कर सकता था। ग्राम प्रधान के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। अगर गांव एक आत्मा संग्राहक गुरु पैदा कर सके तो ये बहुत अच्छा होगा, शायद इससे तियानशुई गांव और भी अधिक समृद्धि की ओर अग्रसर हो सके। चेहरे पर लाली लिए ग्राम प्रधान चिल्लाया, सब लोग ध्यान दें, मूल्यांकन शुरू होता है। उसकी पुकार सुनते ही 10,000 मछुआरे नावें एक साथ तितर-बितर हो गईं। हर नाव अपने चुने हुए स्थान की ओर चल पड़ी। कुछ नावें इतनी अधीर थीं कि उन्होंने अपनी नावों को हिलाए बिना ही जाल फेंक दिए, मानो समय के साथ होड़ लगा रही हो। क्योंकि यह एक परीक्षण था, इसलिए अब 8 लोग एक ही मछली पकड़ने वाली नाव साझा नहीं कर रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी अपनी नाव थी। आपको कितने अंक मिलेंगे, ये पूरी तरह से आपके कौशल पर निर्भर करता था। सार्थक को कोई जल्दी नहीं थी। उसने अपनी मछली पकड़ने वाली नाव तनवीर की ओर मोड़ दी। तनवीर ने भी ऐसा ही किया। तनवीर हंस पड़ा। सार्थक, तुमने फिर से कामयाबी हासिल कर ली। सार्थक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं तेजी से सुधार कर रहा हूँ। मछली पकड़ने का मामूली परीक्षण मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। तनवीर, अच्छा, जो चीज मैंने तुम्हारे लिए छोड़ी थी उसके बारे में। सार्थक का चेहरा गंभीर हो गया। उस रहस्यमयी शरीर कला का अभ्यास मत करो, मुझे उसमें बड़ी खामियां नजर आ रही हैं। तनवीर ने पलकें झपकाईं। सार्थक, यह मत पूछो कि मुझे कैसे पता, बस इसका अभ्यास मत करो। तनवीर, मैंने तो नहीं किया, आपका क्या ख्याल है? सार्थक, चिंता मत करो, मैंने भी नहीं किया है। मछली पकड़ने की प्रतियोगिता के बाद मिलते हैं, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तनवीर, ठीक है, अब चलो अपनी जगह चुनकर मछली पकड़ना शुरू करते हैं। तभी फोंगजे प्रकट हुआ। उसने सार्थक को एक उदासीन नजर से देखा और तनवीर से कहा, उसके साथ मत रहो। तुम्हारी वर्तमान ताकत और मछली पकड़ते समय तुम जो शोर मचाते हो, उससे शायद वह एक भी मछली न पकड़ पाए। तनवीर ने सार्थक की ओर अजीब दृष्टि से देखा। सार्थक, आगे बढ़ो, तुम्हारा लक्ष्य तारे और विशाल समुद्र है, अपना पूरा जोर लगा दो। फोंगजे चौंक गया। उसे उम्मीद थी कि सार्थक तनवीर से मदद की गुहार लगाएगा, लेकिन सार्थक ने कुछ नहीं मांगा। तारे और विशाल सागर, ये तो बड़े ही सुंदर शब्द थे। तनवीर, लेकिन तुम। सार्थक दिल खोलकर हंसा। चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी बराबरी करने का मौका मत दो। मेरी यात्रा अनंत सागर के क्षेत्र जैसी है, जो तुम्हारी यात्रा से कम भव्य नहीं है। इतना कहकर सार्थक ने अपनी मछली पकड़ने वाली नाव को बड़ी फुर्ती और दृढ़ता से आगे बढ़ा दिया। फेंगजे ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। लड़का घमंडी था। अनंत सागर क्षेत्र, मानो उसे पता हो कि वह जगह वास्तव में क्या है। फिर भी अज्ञानता से ही निडरता पैदा होती है। इस सोच के साथ लड़का एक दिन महान मछुआरा बन सकता है। सार्थक को मछली पकड़ने की जल्दी नहीं थी। वह जानता था कि समुद्र के इस हिस्से में अनगिनत संसाधन हैं, कहीं भी मछली पकड़ी जा सकती है। वह बस दूसरों के बहुत करीब नहीं जाना चाहता था, मुख्य रूप से इसलिए ताकि वे उसकी अद्भुत मछली पकड़ने की प्रतिभा को न देख सकें। वह पूरे 500 लीग, लगभग 100 किलोमीटर तक नाव चलाता रहा, फिर रुक गया।
जहां 1 किलोमीटर दूर कुछ ही नावें बिखरी हुई थीं। बेफिक्र होकर उसने अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी निकाली और उस पर हरे रंग का चारा ग्रीन ल्यूर वम्प लगाया। चूंकि इस परीक्षण में सामान्य मछलियों की रैंकिंग का उपयोग किया गया था, इसलिए सार्थक का लक्ष्य शुरू से ही 5 अंकों से अधिक मूल्य वाली प्रजातियां थीं। छोटी सफेद मछली 1 अंक की थी, बड़ी पीली क्रोकर 3 अंक की, हरी कवचधारी मछली 5 अंक की, चाकू मछली 7 अंक की, टेंटिकल झींगा 8 अंक की और सांप ईल 9 अंक की थी। विशेष प्रविष्टियों में 20 अंकों के साथ बिग मीट टर्टल, 30 अंकों के साथ दुर्लभ रूप से देखी जाने वाली स्पिरिट सिफोन जेलीफिश और 12 अंकों के साथ किशोर आयरन हेड फिश शामिल थीं। इन सामान्य प्रजातियों के अलावा अफवाह थी कि लेवल 1 फिशिंग ग्राउंड से कुछ गैर आक्रामक स्पिरिट डेवोरिंग फिश और पर्ल फिश को यहां छोड़ा गया था, जिनमें से प्रत्येक 15 अंक की थी, लेकिन शायद ही कोई उन्हें पकड़ पाएगा, उन्हें केवल कठिनाई बढ़ाने के लिए जोड़ा गया था। सार्थक के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने अपना कांटा 5 मीटर गहरे पानी में डाला। शीर्ष 3 स्थानों में से एक हासिल करने के लिए उसे गहरे पानी से शुरुआत करनी होगी। मुझे आज बाहर जाना पड़ा, इसलिए अपडेट थोड़ा देर से आया। खैर, लेखक आपसे सुझाव मांग रहा है। अध्याय 47 धोखाधड़ी। 5 मीटर से नीचे नाइफ फिश और ब्लूफिन ब्रीम का इलाका है। अगर गहराई ज्यादा हो तो स्नेकहेड फिश भी पकड़ी जा सकती हैं। हालांकि स्नेकहेड फिश गर्म वातावरण पसंद करती हैं और हरे रंग के चारा जैसे प्लैंक्टोनिक मछलियों में उनकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती, इसलिए उनके पकड़े जाने की संभावना कम होती है। इस बार सार्थक को आध्यात्मिक ऊर्जा के व्यर्थ जाने का डर नहीं था। यह आध्यात्मिक ऊर्जा मछली पकड़ने वाली छड़ी के माध्यम से मछली पकड़ने वाली डोरी और यहां तक कि कांटे तक भी संचारित हुई। कांटा जहां लगा, उसके आसपास की सभी प्रतिक्रियाएं उसके नियंत्रण में थीं। अचानक सार्थक के चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी को झटके से पीछे खींचा और फिर उसे जोर से अंदर की ओर मोड़ा। यह एक चाकू मछली थी। उसी समय उसके हाथ में एक बैंगनी रंग की बांस की छड़ी प्रकट हुई, और जैसे ही चाकू मछली फटी, ठंडी रोशनी की एक तेज चमक निकली। सार्थक ने एक हाथ में डंडा पकड़ रखा था और बाएं हाथ में बैंगनी रंग की बांस की छड़ी को लापरवाही से घुमा रहा था। काटना। मछली के पंख में फंसा हुआ छोटा सा नुकीला सिर ढक्कन में अटक गया और सार्थक ने उसे एक छड़ी से तोड़ दिया, जिससे नुकीली मछली का सिर दब गया। फिर उसने उसे लात मारकर मछली रखने वाले डिब्बे में फेंक दिया। 7 अंक अर्जित किए। महज 1 घंटे में सार्थक ने इंस्पेक्टर को 4 बार देखा। हर बार इंस्पेक्टर के आने पर सार्थक बहुत सख्त व्यवहार करता था, लेकिन इंस्पेक्टर के जाते ही वह फिर से सहज हो जाता था। इस 1 घंटे में सार्थक ने 13 नाइफ फिश और 8 ब्लूफिन ब्रीम पकड़ी, जिससे उन्हें कुल 131 अंक मिले। ठीक 1 घंटे बाद आकाश से एक आवाज आई। ग्राम प्रधान ने चिल्लाकर कहा, इस मछली पकड़ने की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले को 241 अंक मिले हैं और 10वें स्थान पाने वाले को 142 अंक। सभी लोग अच्छा प्रदर्शन करते रहे। सार्थक हैरान रह गया। ग्राम प्रमुख, आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? मैं पहले से ही बहुत तेज दौड़ रहा हूं, और ये तो सिर्फ 131 अंक हैं। क्या ये सब लोग जानवर हैं? इन्हें इतने ज्यादा अंक कैसे मिल गए? 10वें स्थान पर आने वाले का भी मुझसे ज्यादा स्कोर है। अब कहीं दूर वांग बयू ने बुदबुदाते हुए कहा, सैनिकों और कवचधारियों, हुक तकनीक का इस्तेमाल करो। अचानक वांग बयू के बगल में रखे एक डिब्बे से एक लंबा हुक निकला। हुक पानी में गया और पानी से एक चाकू मछली बाहर निकली। तलवार की चमक देखते ही वांग बयू ने उसकी ओर देखा तक नहीं, बल्कि चिल्लाकर कहा, ढाल। ये कछुए की खोल से बनी ढाल थी, जो वांग बयू को पता चले बिना ही उसके सामने प्रकट हो गई थी। तलवार का छोटा सा वार ढाल पर पड़ते ही तुरंत पलट गया। दूसरी ओर ली हू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। किसने पहले ही 242 अंक बना लिए हैं? तनवीर ने। मुझे आश्चर्य है कि वांग बयू के कितने अंक होंगे। ये लगभग 200 के करीब होना चाहिए, है ना? ली हू ने ठंडी हंसी हंसते हुए चिल्लाकर कहा, टाइगर फैंग, मार डालो। वहां जो कुछ दिखाई दे रहा था वो ये था कि 3 मीटर लंबी भयावह मछली पानी से बाहर निकल रही थी, और विशाल मछली एक छोटी आयनहेड मछली को नाव पर थूक रही थी। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे ली हू ने अब तक छुपा रखा है। सभी जानते हैं कि उसके पिता ली जू के पास एक टाइगर फिश है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसके पास भी एक है। तनवीर ने फोंग जे के साथ पिछले कुछ दिन बिताए हैं और इस दौरान उसने कई चीजें देखी हैं, यहां तक कि उसने तीसरे स्तर के मछली पकड़ने के मैदानों का भी दौरा किया है। उसने अनगिनत विभिन्न मछली प्रजातियों और उनके हमले के तरीकों को करीब से देखा है।
फोंगजे ने उससे मछली पकड़ने की सबसे व्यावहारिक तकनीकें और साथ ही मछलियों को आकर्षित करने के कौशल सिखाए हैं। इस समय तनवीर के हाथ रहस्यमय ढंग से काम कर रहे थे, मानो वे कोई दिव्य जादू कर रहे हों। तनवीर की हरकतों से ही आध्यात्मिक ऊर्जा का एक स्तंभ समुद्र की सतह पर आ गिरा और मछलियां तुरंत उभर आईं। तनवीर को बस यूं ही मछली पकड़ने के लिए कांटा फेंकना था। अगर वांग बई, ली हु या कोई और शिक्षक अभी यहां होते तो वे चकित रह जाते। क्या यह आत्मा संग्रहण तकनीक नहीं है? पता चला कि तनवीर ने आत्मा संग्रहण तकनीक सीख ली है। इस तकनीक से तो साधारण मछली पकड़ने के मैदान में मछली पकड़ना घर घर खेलने जितना आसान है। इन असाधारण प्रतिभाओं के अलावा बाकी लोगों के लिए यह इतना आसान नहीं था। वास्तव में यह एक खूनी संघर्ष था। साउथ कैंपस के एक छात्र ने सिर्फ 40 अंक हासिल किए, जो कि वास्तव में काफी अच्छा स्कोर है, लेकिन वह बहुत अधीर था। उसने तुरंत अपना मछली पकड़ने वाला कांटा सतह से 6 मीटर नीचे फेंका और तभी एक चाकू प्रकट हुआ। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि गश्ती अधिकारी को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला और छात्र का सिर धड़ से अलग हो गया। नॉर्थ कैंपस के 6 छात्र पास ही इकट्ठा हुए। अपनी चतुराई से उन्होंने बड़ी मात्रा में हरे रंग के आकर्षक पदार्थ खरीदे और उन्हें समुद्र में फेंक दिया ताकि वे घोंसला बना सकें। परिणामस्वरूप उन्होंने 3 टेंटिकल झींगों को आकर्षित किया। 6 छात्रों में से केवल 3 ही बच पाए, बाकी 3 समुद्र में बह गए। ईस्ट कैंपस में एक लड़की जिसने पहले सार्थक की आलोचना की थी, उसका दुर्भाग्य इतना बुरा हुआ कि उसने सचमुच एक बॉलफिश पकड़ ली। शिक्षकों को भी बॉलफिश पकड़े जाने की उम्मीद नहीं थी। परिणामस्वरूप 108 गुलेलें चारों ओर उड़ने लगी और लड़की के आर पार जा लगी। इस तरह की घटनाएं अभी भी कई जगहों पर हो रही हैं और गश्त करने वाले शिक्षकों के पास प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं होता, क्योंकि हर कोई एक जगह पर मिलकर मछली पकड़ने नहीं आता। विकलांगता दर तो और भी अधिक है। कई छात्र अंक हासिल करने के लिए चाकू से मछली पकड़ने का विकल्प चुनते हैं, लेकिन क्या सभी छात्र वास्तव में उस चाकू से बच सकते हैं? उनमें से कम आधे छात्र उससे बच नहीं पाते क्योंकि चाकू बहुत तेज होता है। यहां तक कि अगर उनके पास हथियार भी हो तब भी विकलांगता दर कम से कम 30% है। 1 और घंटा बीत गया। सार्थक पहले से भी अधिक कुशल हो गया है। पहले एक हरे रंग के चारा से उसे 131 अंक मिलते थे। इस बार उसने एक टेंटिकल झींगा भी मारा, 17 नाइफ फिश और 6 ब्लू ब्रीम पकड़ी। अब उसका कुल स्कोर 289 अंक है। सार्थक ने थूकते हुए कहा, अब हम शायद शीर्ष 10 में जगह बना लेंगे, है ना? अगर पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं होती तो हम इतनी मछलियां कैसे पकड़ पाते? मुझे डर है कि 7वें स्तर से नीचे के मछुआरे या तो आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने वाली गोलियां खा रहे होंगे या फिर उन्होंने पहले से ही साधना शुरू कर दी होगी या फिर ऊर्जा पाने के लिए खाना शुरू कर दिया होगा। गांव के मुखिया की चीखें एक बार फिर आसमान में गूंज उठीं। इस मछली पकड़ने की प्रतियोगिता में वर्तमान में प्रथम स्थान पर 482 अंक हैं और 10वें स्थान पर 298 अंक हैं। सभी लोग अच्छा प्रदर्शन जारी रखें। सार्थक दंग रह गया। क्या ये सब सच था? क्या ये लोग सचमुच छात्र थे? तर्कसंगत रूप से देखा जाए तो उनकी आध्यात्मिक शक्ति तो बहुत पहले ही कम हो जानी चाहिए थी। सार्थक ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि शीर्ष स्थान पर रहने वाले सभी लोग गांव का गौरव थे और उनमें से किसके पास आत्मशक्ति बढ़ाने वाली गोली नहीं थी। बेशक केवल आत्मशक्ति बढ़ाने वाली गोलियों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं था, बात बस इतनी थी कि हर व्यक्ति के पास अपनी अनूठी तकनीकें थीं। अमृता बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। उसका स्कोर 212 अंक तक पहुंच गया था। उसके पिता ने उसके आने से पहले उसे 3 स्पिरिट रिप्लेनिशिंग पिल्स दी थी और उन्हें लगा था कि अमृता की प्रतिभा शीर्ष 100 में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त होगी। हालांकि हे मिंगटांग को यह नहीं पता था कि सार्थक ने स्पिरिट क्यूई एक्सप्लोजन से अंतर्दृष्टि चुराने के लिए भी अमृता को 3 स्पिरिट रिप्लेनिशिंग पिल्स दी थी। ... सार्थक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम सबने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। तुम सब मुझसे स्पिरिट गैदरिंग टेक्निक के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे, है ना? तुम सब मुझसे टैलेंट अवेकनिंग पद के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे, है ना? चलो देखो मैं इसे कैसे झेलता हूं। सार्थक ने अपने हृदय को कठोर किया और अपने शरीर के भीतर शून्य मत्स्यन तकनीक को सक्रिय किया। पल भर में सार्थक का हाथ आग की लपटों में घिर गया। सौभाग्य से उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और पास में ही एक बाल्टी रखी हुई थी, इसलिए उसने तुरंत अपना हाथ उसमें डाल दिया। अगर फोंगजे इस जगह को ध्यान से देख रहा होता तो वह पूरी तरह से चकित हो जाता। इस दुनिया में कोई चिलचिलाती धूप में जबरदस्ती आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में कैसे समाहित कर सकता है?
क्या उसे तुरंत विस्फोट होने का डर नहीं था? अगले ही क्षण उस क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा में थोड़ी सी वृद्धि हुई और सार्थक ने मछलियों का एक झुंड सतह पर आते हुए और पानी में कई चाकू तैरते हुए देखे। सार्थक ने तुरंत अपना कांटा फेंका और देखते ही देखते मछली ने चारा पकड़ लिया। दुर्भाग्य से यह कोई चाकू मछली नहीं बल्कि एक ब्लूफिन ब्रीम थी। लेकिन सार्थक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उड़ते हुए पत्थरों की परवाह किए बिना तुरंत कांटा खींचा और एक ही झटके में ब्लूफिन ब्रीम को बेहोश कर दिया। जैसे ही सार्थक के क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ा, फोन्जे ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मुझे अभी अभी सौर सार का एक अंश क्यों महसूस हुआ? क्या ये सिर्फ मेरी कल्पना थी? पास में मौजूद 2 गश्ती दल के जवानों ने भी असामान्य स्थिति को भांप लिया और तुरंत वहां पहुंच गए। तब दोनों निरीक्षक दंग रह गए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सार्थक उछलकर एक छड़ी से टेंटिकल झींगा का सिर फोड़ रहा था। सार्थक के कांटा नीचे गिराने के ठीक 2 सेकंड से भी कम समय में पानी में ठंडी रोशनी की एक चमक दिखाई दी, लेकिन उसने सहजता से अपनी लाठी घुमाकर उसे मोड़ दिया। फिर दोनों निरीक्षकों ने देखा कि सार्थक के जहाज के ऊपरी हिस्से, डेक और पतवार में लगभग 30 चाकू गड़े हुए थे। फुफकार। निरीक्षकों में से एक जहाज पर चढ़ा, उस पर एक नजर डाली और कहा, ईस्ट स्कूल के छात्र हैं, है ना? ये सब चाकू मछली हैं, कुछ नीली कवच वाली मछलियां हैं और यहां तक कि 2 टेंटिकल झींगा भी हैं। एक अन्य निरीक्षक जो पहले इसको गिनने आया था, सार्थक के जहाज पर चाकुओं की बढ़ी हुई संख्या देखकर अपना सिर हिलाया। उसने निरीक्षक को एक तरफ खींचकर कहा, चलो चलते हैं। इसका नाम सार्थक है, तनवीर का भाई। दूसरे व्यक्ति को तुरंत समझ आ गया, वाकई केवल प्रतिभाशाली ही भाई बन सकते हैं। ये शक्ति अविश्वसनीय रूप से प्रचंड है। सार्थक ने दोनों शिक्षकों की ओर ध्यान नहीं दिया और कुछ देर के लिए रुक गया। लगता है नाव में चाकुओं का ढेर लगा होना अच्छा नहीं लगता। क्या इससे हमारी ताकत का ज्यादा पता नहीं चल जाएगा? छोड़ो, बेहतर होगा कि मैं चाकुओं को हटा दूं। दूर से लीहू रुका, बड़े सिर वाली टाइगरफिश को निहारते हुए बोला, हम क्या वहां मछलियों का झुंड है? टाइगरफिश ने आश्चर्यजनक रूप से ई या जैसी आवाज निकाली, मानो वह इंसानी व्यवहार को समझती हो। लीहू, वहां कोई है क्या? अगर है भी तो क्या हुआ? चलो चलते हैं, उसे लूट लेते हैं। दूसरी ओर वांग बयू के हाथ में एक भाला था। जैसे ही वह उसे चलाने वाला था, अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसका कवच थोड़ा हिल गया था। वह दूर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या वहां कुछ था? वह क्या था? अध्याय 48, लूट लिया गया। तो परीक्षा में नकल करना वाकई बहुत मजेदार होता है। सार्थक बहुत खुश था। उसने सिर्फ आधे घंटे में 10 छोटी मछलियां पकड़ ली। ये कोई कम स्को नहीं है ना? तनवीर का लगभग 500 का स्को भी उससे कुछ ज्यादा नहीं था। दुर्भाग्यवश ये तो बस एक छोटा सा परीक्षण था और उन चंचल मछलियों की संख्या काफी कम हो गई है। लगता है मुझे कुछ ही देर में फिर से कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। जैसे ही सार्थक अपना कांटा डालने ही वाला था, उसने देखा कि कुछ 100 मीटर दूर से एक मछली पकड़ने वाली नाव तेजी से उसकी ओर आ रही है। अरे, यहाँ कौन है? तुम अभी मछली पकड़ने क्यों नहीं जा रहे हो? इधर उधर क्यों भाग रहे हो? अगर कोई आ गया तो मैं धोखा नहीं दे पाऊंगा। सार्थक, जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, ने अपना काम रोक दिया और जहाज को घूरने लगा। जैसे ही जहाज करीब आया, सार्थक ने लड़के को जहाज के अगले हिस्से पर खड़े देखा और सोचने लगा, क्या ये टाइगर हेड गैंग का छोटा सरगना नहीं है? क्या बात है? क्या वह मुझसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है? खैर, उसके पिता को शायद लगा होगा कि उसने तनवीर को सच में नाराज कर दिया है, लेकिन मुझे कुछ अंक देने में कोई बुराई नहीं है। जब ली हू का जहाज करीब आया तो सार्थक ने उसे रोका नहीं। इसके बजाय उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इसके लिए दोष नहीं देता। बस मुझे 1 या 200 अंक दे दो, इससे ज्यादा नहीं, वरना ये बहुत ज्यादा ध्यान खींचने वाला हो जाएगा। ली हू ने नाव की ओर नीचे देखा और उसे चाकू मछली तैरती हुई दिखाई दी। फिर उसने सार्थक के खुले मछली रखने के डिब्बे की ओर देखा, जिसमें काफी सारी चाकू मछली दिखाई दे रही थी, और उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। ली हू, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगर तुम स्वेच्छा से मुझे मछलीघर में रखी मछली दे दो तो मैं तुम्हें मेरे साथ आने का अवसर दे सकता हूँ। हाँ, सार्थक, नहीं, 1 मिनट रुकिए, आपका मतलब है कि आप चाहते हैं कि मैं आपको मछली भेंट करूं? ली हू, बुरा नहीं है। सार्थक, आपने ये भी कहा था कि मछली भेंट करने के बाद ही मुझे आपका अनुसरण करने का अवसर मिलेगा। ली हू ने अधीरता से कहा, हाँ। सार्थक अवाक रह गया। क्या यह आदमी पागल हो गया था?
उसके अपने पिता ने भी उस पर हाथ नहीं उठाया था और अब वह उसे लूटने की कोशिश कर रहा था। सार्थक, अरे क्या बचपन में तुम्हारे सिर पर किसी रॉकफिश ने चोट मारी थी? ली वू क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसे समझ में आया कि क्या हो रहा है और उसने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हारी तो हद ही हो गई। सार्थक अवाक रह गया और अधीरता से बोला, निकल जाओ, निकल जाओ। अगर तुम 3 गिनने से पहले नहीं निकले तो मैं तुम्हारा मछली जैसा सिर फोड़ दूंगा। ली हू की आंखों में भयंकर चमक आ गई। इस व्यक्ति ने उसे मना करने की हिम्मत की, जिससे उसका गुस्सा तुरंत भड़क उठा। ली हू ने ठंडे स्वर में कहा, क्या आप जानते हैं कि प्रत्येक मछली पकड़ने के परीक्षण में मृत्यु दर 40% या 50% तक क्यों होती है? सार्थक, मुझे परवाह नहीं कि यह 40% है या 50%, क्या आप बाहर निकलेंगे या नहीं? ली हू ने क्रोधित होकर कहा, तुम मौत को दावत दे रहे हो। इतना कहकर ली हू ने 2 चाकू निकाले और सार्थक पर वार कर दिए। सार्थक का रवैया और लहजा इतना कठोर था कि वह आगे बोल भी नहीं सका। उसने ठान लिया था कि वह उसे आज ही मार डालेगा। सार्थक ने अपने बैंगनी बांस के डंडे को घुमाकर रोकने की कोशिश की। वह पूरी तरह से हैरान था कि लीहू ने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। क्या यह आदमी पागल हो गया था? वह सचमुच कहना चाहता था, क्या तुम्हें अपना टाइगर हेड गैंग नहीं चाहिए? लेकिन वार हो चुका था और बहुत जोर से। सार्थक चौंक गया। ये किसी 7वें स्तर के विशेषज्ञ की ताकत नहीं थी। क्या यह आदमी 8वें स्तर का मछुआरा था? लेकिन अगर वह 8वें स्तर का भी था तो क्या हुआ? वह फिर भी तुम्हारी मछली का सिर चकनाचूर कर सकता था। आपने इसके लिए पूछा? सार्थक के शरीर में पल भर में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ और उसने अपने बैंगनी बांस के डंडे से जोरदार प्रहार करते हुए दोनों चाकुओं पर जोरदार चोट की। ली हू को सार्थक की इतनी ताकत का अंदाजा नहीं था। एक ही वार से उसके हाथ सुन्न हो गए और मुंह फट गया। सार्थक ने गुस्से में अपनी लाठी पटकते हुए कहा, तुम्हें 2 चाकू रखने की हिम्मत किसने दी? बाकी सब लोग लाठी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तुम दिखावा करने के लिए चाकू का इस्तेमाल करते हो, है ना? जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, बैंगनी रंग का बांस का डंडा तेजी से घूमा और ली हू को रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी महसूस हुई। वह झट से पीछे हट गया, लेकिन आश्चर्य से डंडे के सिरे के घूमने के साथ ही एक ठंडी रोशनी भी निकली। पहले तो उसे लगा कि डंडा किसी तलवार जैसी रोशनी छोड़ रहा है, लेकिन अगले ही पल उसके कपड़े फट गए और उसके नीचे छिपा मछली की हड्डियों का कवच दिखाई देने लगा। अरे, अंदर कपड़े हैं, इसीलिए तो पहले अजीब लग रहा था। तुम्हें लगता है कि कपड़े पहनने से तुम बहुत महान हो। मैं तुम्हारा मछली जैसा सिर फोड़ दूंगा। ली हू, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। टाइगर हेड, वांग, तुम दोनों मुझे भी अपने दोस्ताना मुक्केबाजी मुकाबले में शामिल होने के लिए क्यों नहीं बुलाते? जैसे ही सार्थक कोई और कदम उठाने वाला था, 100 मीटर दूर से एक आवाज सुनाई दी। सार्थक और ली हू ने मुड़कर देखा तो पाया कि आने वाला व्यक्ति वांग परिवार का तीसरा युवा स्वामी वांग बयू था। वांग बयू काफी हैरान था। उसने दूर से लोगों को लड़ते देखा था और पास आने पर ही उसे पता चला कि यह ली हू है। लेकिन उसे ली हू से नहीं, बल्कि सार्थक से आश्चर्य हुआ। वांग बयू ने कभी सोचा भी नहीं था कि सार्थक ली हू को बराबरी पर हरा देगा। यह आदमी तो बिल्कुल अलग था। ठंडे चेहरे के साथ ली हू ने अपनी दोनों तलवारें म्यान में रखी, अपनी मछली पकड़ने वाली नाव पर कूदा और तेजी से वहां से चला गया। ली हू जहाज के अगले हिस्से पर खड़ा था। बच्चे, तुम जो भी हो, समुद्र के देवता से प्रार्थना करो। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी मृत्यु भयानक हो। सार्थक, मूर्ख, अगर तुमने दोबारा आने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें समुद्र देवता से मिलवा दूंगा। वांग बयू अचंभित रह गया, मन ही मन सोचने लगा कि यह व्यक्ति इतनी उग्रता से बोल रहा है, और तियानशुई गांव में वही अकेला है जो लीहू का सामना करने की हिम्मत रखता है। उसने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? वांग बयू, सार्थक, क्या संयोग है, तुम लीहू के सामने कैसे आ गए? सार्थक पर अब भी वांग बयू का एहसान था और उसने कंधे उचकाते हुए कहा, वह बेवकूफ मेरे पास आया और मुझसे मछली मांगी। क्या आपको नहीं लगता कि वह मूर्ख है? वांग बयू, तुम्हें नहीं पता। सार्थक, मुझे क्या पता? वांग बयू, मृत्यु दर। आपको क्या लगता है कि मछली पकड़ने के परीक्षण में मृत्यु दर इतनी अधिक क्यों है? सार्थक, क्या मछली पकड़ते समय आप मुसीबत में नहीं पड़े थे? वांग बयू ने सार्थक को अवाक होकर देखा, ये कैसे संभव है? मछली पकड़ते समय खतरा होता भी है तो बहुत कम। हताहतों की संख्या 40% या 50% कैसे हो सकती है? असली परीक्षा तो आखिरी 2 घंटों में ही शुरू होगी। सार्थक ने आश्चर्य से पूछा, हम?
तुम्हारा क्या मतलब है? वांग बइयू हंसते हुए बोली, दरअसल मछली पकड़ने के कारण होने वाली मृत्यु दर कभी कभी 10% से भी कम होती है। अधिकतर मौतें प्रशिक्षुओं के बीच होने वाली लड़ाइयों और झगड़ों के कारण होती हैं। सार्थक, क्या परीक्षण में भाग लेने वाले लोग आपस में लड़ सकते हैं? वांग बइयू, तर्क के हिसाब से तो इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मछली पकड़ने की प्रतियोगिता वाले दिन ठीक है। पहले 3-4 घंटे सब लोग शांति से मछली पकड़ेंगे और कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। प्रतियोगिता के पहले 2 घंटों में सिर्फ पहले और 10वें स्थान के नतीजे घोषित किए जाएंगे ताकि सबको स्थिति का पता चल जाए। तीसरे घंटे में 100वें स्थान का नतीजा घोषित किया जाएगा और सबसे खतरनाक चौथे घंटे में 100वें स्थान का नतीजा घोषित किया जाएगा। 100वें स्थान का नतीजा घोषित होने के बाद आप जानते हैं क्या होगा? जिनके पास पर्याप्त अंक नहीं होंगे वे आपस में लड़ना और लूटपाट करना शुरू कर देंगे। सार्थक, मुझे ये क्यों नहीं पता था? ये नियम हास्यास्पद है। स्कूल और माता पिता इस पर सहमत क्यों होंगे? वांग बइयू ने मन ही मन सोचा, मैं भी जानना चाहता हूं कि तुम्हें ये क्यों नहीं पता, लेकिन फिर भी उसने समझाया, क्योंकि हम साधक हैं और सागर क्रूर है। क्या तुम्हें लगता है कि खतरा केवल पानी के नीचे से ही आता है? नहीं, ये तुम्हारे साथ यात्रा कर रहे लोगों से या तुम्हें लूटने की तैयारी कर रहे अन्य लोगों से भी हो सकता है। इस तरह की घटनाएं प्रथम और द्वितीय श्रेणी के मछली पकड़ने के क्षेत्रों में आम है। बस फर्क इतना है कि साधारण मछली पकड़ने के क्षेत्रों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सार्थक ने गहरी सांस ली, तो अगर मैं काफी ताकतवर हूं तो मुझे वास्तव में मछली पकड़ने की जरूरत नहीं है, मैं इसे चुरा सकता हूं। वांग बइयू, सैद्धांतिक रूप से तो ऐसा ही है। स्मैक। हे भगवान, कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा नुकसान। वांग बइयू, क्या नुकसान हुआ? सार्थक, कितना बड़ा नुकसान हुआ? मैंने ली हू को जाने दिया, वरना अगर मैंने उसे रोक लिया होता तो उसके सारे अंक मेरे हो जाते। वांग बइयू। उसके बाद सार्थक ने वांग बइयू के मछली पकड़ने वाले हिस्से पर एक नजर डाली। वह अंदर बहुत छटपटा रहा था, इसलिए संभवतः उसके पास बहुत सारे अंक होंगे। वांग बइयू, भाई हान। सार्थक, अरे कुछ नहीं, मैं तो बस देख रहा था। वैसे भाई वांग, आप अचानक क्यों आ गए? वांग बइयू मुस्कुराए और बोली, मुझे यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा में कुछ उतार चढ़ाव महसूस हुआ, इसलिए मैं जिज्ञासावश यहाँ आई और यहाँ मैंने देखा कि भाई हान और ली हू एक भयंकर युद्ध में उलझे हुए हैं। वांग बइयू ने सार्थक का फिर से निरीक्षण किया। शायद दूसरों को पता न हो, लेकिन ली हू के घमंड का कारण उसे अच्छी तरह से पता था। एक छोटी टाइगर फिश और उसकी खुद की 8वें स्तर की मछुआरे की ताकत। खुद उसे भी इससे सामना करते समय सावधान रहना पड़ता। किसने सोचा था कि उसके सामने खड़ा यह व्यक्ति इतना साहसी होगा और सीधे उससे भिड़ जाएगा? लेकिन सार्थक इस बारे में नहीं सोच रहा था। क्या मछुआरों के लोक में भी कोई यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था? क्या इसका मतलब ये था कि वह धोखा नहीं दे सकता था? हे भगवान, अगर वह धोखा नहीं दे सकता तो वह कैसे खेलेगा? क्या उसे डकैती का सहारा लेना चाहिए? यह एक अच्छा विचार था, सरल, हिंसक और जल्दी कारगर। ये सोचते हुए सार्थक ने जोर से कहा, ओह, तुम्हारा मतलब आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव से है? मुझे भी नहीं पता। शायद मछलियों के झुंड के कारण ऐसा हुआ हो, लेकिन मछलियां अब लगभग तितर बितर हो गई हैं और मुझे नहीं पता कि वे कहाँ चली गईं। शायद आसपास देखने पर कुछ मिल जाए। छोड़ो, मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं किसी को लूटने जा रहा हूं। वांग बइयू। अध्याय 49, क्रूर मुकदमा। वांग बइयू से विदा होने के बाद सार्थक तुरंत लूटपाट करने नहीं गया, बल्कि दूसरी जगह चला गया और दर्जनों मील दूर भाग गया। हालांकि उसने दोबारा धोखा देने की हिम्मत नहीं की। अगर उसका अनुमान सही था तो ली हू भी आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव से आकर्षित हो गया था, जैसे कि वे दोनों गश्तीदल। सार्थक को पूरा यकीन था कि फोंगजे ने यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव को भांप लिया था, लेकिन वह बस आलस के मारे आना नहीं चाहता था। चूंकि वे लगभग पकड़े जा चुके थे, इसलिए अब वे इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अब सबसे अच्छा तरीका यही था कि वे स्वाभाविक रूप से शिकार करें और फिर किसी को लूटने की तैयारी करें। तीसरे घंटे में आध्यात्मिक ऊर्जा के पिछले विस्फोट के कारण सार्थक का स्कोर बढ़कर 480 अंक हो गया था। इस समय राम प्रधान ने चिल्लाकर कहा, इस मछली पकड़ने की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले को 691 अंक मिले हैं और 10वें स्थान पाने वाले को 478 अंक। सभी लोग अच्छा प्रदर्शन करते रहें।
पहली बार सार्थकस को 10वां था, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें 9वां स्थान मिलना चाहिए था। चूंकि इनाम के लिए भयंकर लड़ाई आखिरी 2 घंटों तक शुरू नहीं होगी, इसलिए अभी मछली पकड़ने चलते हैं। सार्थक मछली पकड़ना जारी रखे हुए था, लेकिन अब वह काफी अधिक आराम और तनावमुक्त महसूस कर रहा था। उसने ली गैंग द्वारा उसके लिए तैयार किया गया बारबेक्यू भी निकाला और धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया। हालांकि सार्थक ने मछली पकड़ने के परीक्षण में शामिल लोगों को कम आंका। तीसरे घंटे के बीतने के लगभग आधे घंटे बाद 2 मछली पकड़ने वाली नावें सीधे उसकी ओर बढ़ीं। जैसे ही दूसरी मछली पकड़ने वाली नाव पास आई, एक युवक हंसते हुए बोला, भाई इसे मुझे दे दो। दूसरी नाव पर बैठे लड़के ने कहा, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम अपने सारे अंक सौंप दो, वरना तुम्हें मछलियों को खिला दिया जाएगा। सार्थक, जिसके हाथ में अभी भी एक भुना हुआ झींगा था, दोनों जहाजों पर मौजूद लड़कों को खाली निगाहों से घूरते हुए बोला, तुम लोग वाकई कुछ खास हो, गठबंधन बना रहे हो। सार्थक के आत्मविश्वास से भरे हाव भाव को देखकर लड़कों में से एक ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। क्या वह कोई बदमाश था? लेकिन अगर वह इतना काबिल था, तो इस सुनसान जगह पर अकेले मछली पकड़ने क्यों आया था? क्या उसे लूट नहीं लेना चाहिए था? उस युवक ने संकोच से सुझाव दिया, आप हमारे साथ गठबंधन क्यों नहीं बना लेते? फिर हम लाभ को बराबर बराबर बांट लेंगे। एक अन्य लड़के ने आपत्ति जताते हुए कहा, उसके साथ गठबंधन बनाने की क्या जरूरत है? हमें अपने स्कूल के किसी व्यक्ति के साथ गठबंधन बनाना चाहिए। हम तो इस लड़के से पहले कभी मिले भी नहीं हैं। सार्थक हंसते हुए बोला, बिल्कुल सही। आपको मेरे साथ गठबंधन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको रास्ते से हटाया जा सकता है। इतना कहने के बाद सार्थक उछल पड़ा और सीधे लड़कों में से एक पर वार कर दिया। घिनौना, तुमने मुझ पर पीछे से हमला किया। कब? लड़के ने मुंह भरकर खून थूका और जमीन पर गिर पड़ा। लड़के की आंखों में दहशत छाई हुई थी। मैंने आखिर किसे नाराज कर दिया? मैं तो 6ठे स्तर का माहिर मछुआरा हूं। लेकिन उस डंडे का वार ऐसा लगा जैसे किसी लोहे के सिर वाली मछली को मारा हो। मैं उसे बिल्कुल भी रोक नहीं पाया। एक और लड़का लोहे की छड़ लिए मदद के लिए तैयार खड़ा था, लेकिन उसके एक कदम आगे बढ़ने से पहले ही उसका साथी घुटनों के बल गिर पड़ा। वह पूरी तरह से अचंभित था। वह आदमी उससे भी ज्यादा ताकतवर था, फिर भी वह एक ही वार में ढेर हो गया। सार्थक ने आलस्य से अपनी बैंगनी बांस की छड़ी लड़के की ओर करते हुए कहा, तुम होशियारी दिखाओ और अपनी मछली रखने की जगह की सारी मछलियां मेरी मछली रखने की जगह में डाल दो। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा और शायद तुम्हें किसी और को लूटने का मौका भी मिल जाए। वह युवक शर्मिंदा था। आखिर हो क्या रहा था? उन्हें कमजोरों को निशाना बनाना था, लेकिन ये तो उनका पहला शिकार था। और उनकी मुलाकात दानव राजा से हो गई। क्या यह उचित था? मैं इसे ले जाऊंगा। लड़का रोने ही वाला था। मछली पकड़ने वाली नाव को इतना पास लाने की क्या जरूरत थी? बचने का कोई रास्ता नहीं था। सार्थक ने मछली पकड़ना बंद कर दिया और लड़के से बातचीत करने लगा। उसने पूछा, तुम किस स्कूल से हो? तुम्हारा नाम क्या है? लड़का, नॉर्थ कैंपस, मिस्टर सोंग। सार्थक, क्या बाहर लूटपाट शुरू हो चुकी है? सोंग जून, ये तो बस शुरुआत है। कुछ लोगों ने तो पहले ही अपनी चालें चलना शुरू कर दी हैं। सार्थक, अरे अरे अरे, उस छोटी सफेद मछली को मेरे सामने फेंको, उसे मेरे मछली पकड़ने वाले स्थान में मत फेंको। सोंग जून ने सावधानीपूर्वक छोटी सफेद मछली को सार्थक के सामने उछाला, जिसने उसे अपने हाथ से छुआ और फिर लापरवाही से उसे वापस समुद्र में फेंक दिया। सोंग जून का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। छोटी सफेद मछली भी तो अंक दिलाती है, इसे फेंकने का क्या मतलब है? जब सोंग जून ने बड़ी पीली मछली उठाई तो सार्थक ने फिर कहा, अरे, बड़ी पीली मछली मेरे सामने भी फेंक दो। गीत जून। फिर सोंग जून ने देखा कि बड़ी पीली मछली को दोबारा समुद्र में फेंका जा रहा है, और उसके दिमाग में हजारों सवाल उठने लगे। अरे भाई, इसका क्या मतलब है? क्या छोटी सफेद मछली के भी अंक नहीं मिलते? खैर, बड़ी पीली मछली के तो मिलते हैं, है ना? 3 अंक। लेकिन तभी सार्थक बुदबुदाया, ये बहुत बड़ा है और इसमें ज्यादा नुकीले सिरे भी नहीं हैं। अगर यह मेरे मछली रखने वाले डिब्बे को भर दे तो मैं क्या करूंगा? गाना जून। कुछ ही समय बाद सोंग जून और दूसरे लड़के के मछली रखने वाले बर्तन खाली हो गए, जिनमें कुल 10 नाइफ फिश और 24 ब्लू कार्प मछलियां थीं। सार्थक ने भौहें चढ़ाकर कहा, नाइफ फिश इतनी कम क्यों है? तुमने इतनी सारी ब्लू ग्रीन क्यों पकड़ी? ये इतनी बड़ी है कि मेरा मछली रखने का डिब्बा लगभग भर गया है। ठीक है, तुम लोग जारी रखो, मैं जा रहा हूं।
सोंग जून चाहता था कि यह विपत्ति का देवता जल्द से जल्द चला जाए। देखो वह उसे कितना नापसंद करता था। वह नीली काप मछली को भी नीचा समझता था। एक मछली के 5 अंक मिलते हैं। सार्थक ने एक पैर नाव के अगले हिस्से पर रखकर बड़ी आराम से नाव को घनी आबादी वाले इलाके की ओर मोड़ दिया। उसे लगा कि अब बस एक सिगरेट का टुकड़ा, एक टोपी और एक आई मास्क की कमी है। बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि सोमाली समुद्री लुटेरे हमेशा लूटपाट करना पसंद करते हैं। यह अनुभव अद्भुत है। मछली पकड़ने का परीक्षण क्षेत्र बड़ा नहीं था, केवल लगभग 100 मील के दायरे में फैला हुआ था, लेकिन फिर भी हजारों मछली पकड़ने वाली नौकाओं की तुलना में यह अपेक्षाकृत बड़ा था। इस समय इस समुद्री क्षेत्र के बाहरी हिस्से में 3 से 5 मछली पकड़ने वाली नौकाओं के समूह पहले ही गठबंधन बनाना शुरू कर चुके थे। जिन मछली पकड़ने वाली नौकाओं को गठबंधन बनाने का समय नहीं मिला था और जो अकेली थीं, वे निस्संदेह लूटपाट के लिए सबसे आसान लक्ष्य बन गईं। इसी क्षण निरीक्षक ने अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करना शुरू कर दिया। गांव के मुखिया ने आह भरी, हाय, वार्षिक लड़ाई फिर से शुरू हो गई। मुझे बस उम्मीद है कि ये बच्चे मुझ पर नरमी बरतेंगे। लेकिन फोंग जे अविचलित प्रतीत हुआ। वह तनवीर की मछली पकड़ने वाली नाव के अगले हिस्से पर आलस से बैठा रहा और बोला, तुम्हें जो सबक सीखना है वह है लूटपाट करना। ऊपर की दुनिया यहाँ से कहीं अधिक क्रूर है। वहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस और शिकार पूरी तरह से तुम्हारे फैसलों पर निर्भर करते हैं। उन नौजवानों को देखो, उन्होंने इतनी मेहनत से इतनी देर तक मछली पकड़ी और पलक झपकते ही उनका शिकार किसी और के हाथ लग गया। ये सब उनकी ताकत की कमी के कारण हुआ। जहां तक 3 या 5 के गठबंधन की बात है तो बेहतर होगा कि तुम इसे न सीखो। शायद महान मत्स्य पालन मास्टर स्तर से नीचे ऐसे गठबंधन कुछ हद तक उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी ताकत बढ़ेगी, एक छोटे स्तर का अंतर भी बहुत बड़ा हो जाएगा। चाहे कितने भी हों, बस उन सबको मार डालो। तनवीर का चेहरा गंभीर था। हालांकि उसे पता था कि ऐसा होगा, फिर भी वह अभी जवान था और उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। अभी कुछ ही पल पहले उससे कुछ ही दूरी पर एक मछली पकड़ने वाली नाव पर सवार छात्रों को बेरहमी से मार डाला गया और उनके शवों को मछलियों के भोजन के लिए समुद्र में फेंक दिया गया। बेशक साधना एक कठिन मार्ग है और वह दूसरों को नहीं बचा सका, लेकिन सार्थक ये पता लगाना चाहता था। फोंग जे ने उसे रोका नहीं, बल्कि शांत भाव से कहा, ठीक है, आगे बढ़ो। तुम्हें ये सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखना ही होगा। इतना कहकर फोंग जे गायब हो गया। समुद्र में केवल तनवीर की छोटी पतली आकृति अकेली रह गई और उसके आसपास हजारों मीटर तक एक भी मछली पकड़ने वाली नाव नहीं थी। ... परिधि। सार्थक एक बार फिर चारों तरफ से घिर गया, क्योंकि वह बिल्कुल अकेला था। सार्थक ने घबराकर कहा, अरे, तुम लोग कौन हो? सार्थक का कायरतापूर्ण व्यवहार देखकर सब लोग हंस पड़े। लड़कियों में से एक ने अकड़कर कहा, अरे, अगर तूने जहाज के निचले हिस्से में रखी मछली हमें सौंप दी तो शायद हम तेरी जान बख्श दें, वरना मरने के लिए तैयार हो जा। सार्थक भयभीत होकर बोला, तुम्हारे पास 4 मछली पकड़ने वाली नावें हैं, मैं इन्हें किसे दूं? तुम खुद आकर इन्हें क्यों नहीं ले जाते? बस मुझे मत मारो। समूह ने एक दूसरे की ओर देखा, मानो वे इस बात पर सहमत हो गए हों। गठबंधन बनाने का यही एक नकारात्मक पहलू था, हर डकैती के बाद लूटी गई संपत्ति को बराबर बराबर बांटना पड़ता था। तो उन लोगों के समूह ने एक एक छड़ी ली और सार्थक की मछली पकड़ने वाली नाव पर चढ़ गए। जैसे ही वे नाव पर चढ़े, सार्थक ने अचानक एक बैंगनी रंग की बांस की छड़ी उठा ली। बोलने वाली लड़की के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। क्या तुम मरना चाहते हो? अरे बाप रे, मैंने हमेशा सोचा था कि लड़कियां और लड़के अलग अलग होते हैं, लेकिन अब लगता है कि कोई फर्क ही नहीं है। अक्षमता तो अक्षमता ही होती है। क्या तुम्हें लगता है कि कुछ लोगों को अपने आसपास इकट्ठा करने से तुम ताकतवर बन गए हो? तुम्हें ये हिम्मत किसने दी? लड़कों में से एक का चेहरा एकदम बदल गया। अरे नहीं, उसके मछली पकड़ने वाले डिब्बे में तो चाकू जैसी मछलियां भरी पड़ी हैं। चारों व्यक्तियों के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। मछली घर में इतनी सारी नुकीली मछलियां होने का क्या मतलब था? इसका मतलब था कि यह व्यक्ति अत्यंत शक्तिशाली था। इतनी सारी चाकुओं ने उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। उसे निश्चित रूप से विलक्षण प्रतिभा वाला माना जा सकता था। लड़की चिल्लाए, लड़ो। हालांकि उसके चिल्लाते ही आसमान से एक छड़ी गिरी। लड़की ने सहज ही छड़ी उठाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन एक जोरदार आवाज के साथ लोहे की छड़ी मुड़ गई और लड़की को जा लगी, जिससे वह नाव पर घुटनों के बल गिर पड़ी। उसके हाथ पहले से ही खून से लथपथ थे। बाकी तीनों लड़कों ने एक साथ हमला करने के लिए अपनी लाठियां उठाईं,
लेकिन बैंगनी रंग की बांस की लाठियां आध्यात्मिक प्रकाश से भर उठी और एक ही झटके में पीछे हटने का समय न मिलने वाले दो लड़के हवा में उड़ गए। उनमें से एक सीधे समुद्र में जा गिरा, जबकि दूसरा उड़कर अपनी नाव पर वापस आ गया। सार्थक ने माथे पर शिकन डाली। उसने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग कर दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि लड़का इतना कमजोर होगा। वह उसकी मदद करने के इरादे से नाव के किनारे गया, लेकिन समुद्र में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। आखिरी लड़का डर के मारे अपनी नाव की ओर भागा, लेकिन इससे पहले कि वह पतवार संभाल पाता, सार्थक पहले ही उसकी नाव पर खड़ा था। सार्थक, मुझे लड़ाई झगड़ा और हत्या पसंद नहीं है। तुम अपने मछलीघर से सारी चाकूनुमा मछलियां और नीले कछुए मेरे मछलीघर में ले आओ और फिर दफा हो जाओ। अध्याय 50। अमृता का पीछा किया जा रहा है। सार्थक इत्मीनान से टहलते हुए आगे बढ़ रहा था। वह पहले ही इसी तरह से मछलियों के 3 समूहों को संभाल चुका था। अब मछली पकड़ने वाली नाव पर मौजूद 8 मछली रखने के डिब्बों में से 5 भर चुके थे। इसी दौरान एक निरीक्षक अंक गिनने आया। जब अंक गिने गए तो निरीक्षक दंग रह गया। 1012 अंक। महज 1 घंटे में किसी ने 1000 अंक पार कर लिए। आपको पता होना चाहिए कि तीसरे घंटे में जब गिनती हुई, तब पहले स्थान पर रहे तनवीर के पास केवल 691 अंक थे। ये व्यक्ति जाहिर तौर पर तनवीर नहीं है, लेकिन उसने आसानी से 1000 अंक पार कर लिए। अगर वह इसी प्रदर्शन को बरकरार रखता है, तो चाहे वह कुछ भी न करे, वह निश्चित रूप से शीर्ष कुछ 100 में शामिल हो जाएगा। कुछ देर बाद राम प्रधान की आवाज फिर सुनाई दी। इस मछली पकड़ने की प्रतियोगिता में अभी 2 घंटे शेष हैं। फिलहाल प्रथम स्थान पर 1431 अंक हैं, 10वें स्थान पर 966 अंक, 100वें स्थान पर 552 अंक और 1000वें स्थान पर 241 अंक हैं। सभी लोग अच्छा प्रदर्शन करते रहें। चौथे प्रसारण के समाप्त होते ही पूरा समुद्री क्षेत्र हलचल में डूब गया। अंक तेजी से बढ़ते जा रहे थे और देखते ही देखते शीर्ष 10 खिलाड़ियों के अंक 1000 से अधिक हो गए। जिन लोगों ने पहले ही गठबंधन बना लिया था, वे लक्ष्यों की तलाश करने लगे, जबकि जिन लोगों को अभी तक गठबंधन नहीं मिला था, वे या तो गठबंधन खोजने चले गए या प्रशिक्षण मैदान के किनारे की ओर भागने लगे। कुछ लोगों ने दूर से आती हुई मछली पकड़ने वाली नाव को देखते ही तुरंत नाव का संकट संकेत सक्रिय कर दिया और प्रतियोगिता छोड़ दी। और हैरानी की बात यह है कि काफी लोगों ने ऐसा किया। कुछ छठे स्तर के मछुआरों ने तो यही किया। वे मछली पकड़ने के लिए एक सुनसान कोना ढूंढ लेते, कुछ 100 अंक जमा कर लेते, और फिर जैसे ही उन्हें कोई उनकी ओर आता दिखाई देता, वे तुरंत प्रतियोगिता समाप्त कर देते। पिछले वर्षों में भी ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं, और जब अंतिम परिणाम घोषित किए गए, तो इनमें से कुछ लोग वास्तव में शीर्ष 1000 में जगह बनाने में सफल रहे। हालांकि दूसरों के विपरीत, सार्थक अपनी अटूट आध्यात्मिक ऊर्जा और उच्च स्तर की शक्ति पर भरोसा करते हुए अभी भी अकेले ही विचरण करता है। लेकिन कुछ लोग अलग होते हैं। वांग बयू और ली हू बिल्कुल अलग थे। वे बिल्कुल भी नहीं हिले डुले और परिणामस्वरूप कई मछली पकड़ने वाली नावें उनके पास आईं और उन्हें अपना सारा माल दे दिया। वांग बयू सार्थक से मिलता जुलता है, लेकिन उसके परिवार का नेटवर्क टाइगर हेड गैंग की तुलना में कहीं अधिक व्यापक है, इसलिए वह समुद्री खीरे खाते हुए बेफिक्र होकर घूम सकता है। ली हू अलग था। हालांकि मछली पकड़ने वाली नावें भी उसे अंक दिलाने आती थीं, लेकिन वे ज्यादातर टाइगर हेड गैंग के सदस्यों के बच्चे होते थे। इसलिए वह जानता था कि वह केवल इन लोगों पर निर्भर नहीं रह सकता, उसे खुद उन्हें लूटना होगा। ली हू सार्थक से बिल्कुल अलग था। सार्थक दूसरों के आने और उसकी अकेली मछली पकड़ने वाली नाव को ले जाने का इंतजार करता था। वहीं ली हू 3-5 के समूह में सक्रिय रूप से मछली पकड़ने वाली नावों की तलाश करता था। वह न केवल चोरी करता था, बल्कि हत्या करने में भी उसे आनंद आता था। ली हू का सामना करने वाला लगभग कोई भी जीवित नहीं बचता था। अमृता घबरा रही है। हालांकि वह उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है, लेकिन एक नायक भी भेड़ियों के झुंड का सामना नहीं कर सकता। 3 मछली पकड़ने वाली नावों ने उसे लूटने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी ताकत को कम आंका और अंततः पराजित हो गए। हालांकि इससे अमृता की आध्यात्मिक ऊर्जा भी कम हो गई, जिसके कारण उसे आत्मा को पुनः पूर्ति करने वाली गोली खानी पड़ी। और अब उसके पास केवल एक ही आत्मा को पुनः पूर्ति करने वाली गोली बची है। तभी चारों दिशाओं से 4 मछुआरे नावें करीब आ गईं। अमृता लगभग हताश हो गई थी। हालांकि उसने कुछ अंक हासिल कर लिए थे, क्या वह इस बार बच पाएगी? वह किसी भी हालत में अपनी आखिरी शक्तिवर्धक गोली का इस्तेमाल लड़ाई में नहीं कर सकती थी। अमृता युद्ध के लिए तैयार थी। उसकी 2 योजनाएं थीं। एक थी चारों लोगों को हराना, उनके अंक चुराना और फिर अपनी आखिरी स्पिरिट रिप्लेनिशिंग पिल का इस्तेमाल करने के बाद हार मान लेना।
दूसरी थी बाहरी घेरे की ओर भाग जाना, क्योंकि उसके पास अभी भी एक स्पिरिट रिप्लेनिशिंग पिल बची थी, और अगर वह उसका इस्तेमाल भागने के लिए करती तो शायद कोई उसे पकड़ नहीं पाता। जैसे ही मछली पकड़ने वाली नावें अमृता को घेरने ही वाली थीं, तभी एक विशाल बाघ के सिर वाली मछली पानी से बाहर उछली, जिसके पीछे एक मछली पकड़ने वाली नाव पूरी गति से आती हुई दिखाई दी। मछली पकड़ने वाली नावों में से एक की प्रतिक्रिया करने से पहले ही ली हू उनके करीब पहुंच गया था। वह तेजी से आगे बढ़ा, उसकी दोनों तलवारें चमक रही थीं। मछली पकड़ने वाली नाव पर सवार युवक ने अभी पलटवार करने के लिए अपनी लाठी उठाई भी नहीं थी कि उससे कई बार वार किया गया। जैसे ही ली हू ने अपनी तलवार निकाली, युवक ने खून की उल्टी कर दी। अमृता स्तब्ध रह गई। हत्या, इतनी बेरहमी से हत्या! वह डर से पीली पड़ गई। एक और मछली पकड़ने वाली नाव पर किसी ने चिल्लाकर कहा, भागो! ये टाइगर हेड गैंग का ली हू है, भागो! उसके बोलने से पहले ही उसके पीछे एक भयंकर टाइगर फिश प्रकट हो गई। बाकी लोगों के स्तब्ध होने के बीच उसने पीछे मुड़कर देखा और सब कुछ अंधेरा हो गया। सटीक कहें तो उसका सिर गायब हो गया था। आह! अमृता ने खून से लथपथ बिना सिर वाले शव को देखकर चीख मारी और वह भयभीत हो गई। ली हू ने भौहें चढ़ाकर कहा, चुप रहो। अमृता ने झटपट एक बांस की छड़ी उठाई और भागने की तैयारी करने लगी। लेकिन अगर उसने छड़ी न भी उठाई होती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर पास में ही दो और मछली पकड़ने वाली नावें थीं, इसलिए शायद बचने का मौका अभी भी था। लेकिन ली हू ने तुरंत बांस की छड़ी देख ली। वह जानता था कि जिसके पास बांस की छड़ी खरीदने की क्षमता हो, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए उसने चिल्लाकर कहा, टाइगर हेड, इसे मार डालो। इस समय तक अमृता ने मछली पकड़ने वाली नाव को दूर ले जाने के लिए नियंत्रण शुरू कर दिया था, लेकिन नाव की गति टाइगरफिश का मुकाबला नहीं कर पाए। देखा गया कि बड़ी मछली एक बार फिर पानी से बाहर उछली और सीधे अमृता की दुकान की ओर बढ़ गई। जब अमृता ने बांस और लकड़ी की छड़ियों के बारे में बात की तो उसने छड़ियों पर एक झिलमिलाती रोशनी देखी, जिसके सिरे पर प्रकाश का जमावड़ा था। ली हू दहाड़ा, टाइगर हेड, वापस आ जाओ। पलक झपकते ही एक जोरदार धमाका हुआ और हवा का एक झोंका हवा में फैल गया। टाइगर फिश के सिर के जोरदार प्रहार से अमृता पीछे की ओर उछलकर देख पर जा गिरी। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। जाहिर है टाइगर फिश को भी कुछ चोटें आई थीं, लेकिन वह वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर पाए और जल्दी से अपनी मछली पकड़ने वाली नाव को वहां से ले गई। टाइगर हेड गैंग का ली हू एक बेरहम हत्यारा बन चुका था। क्या तुम्हें लगता है कि टाइगर के सिर पर चोट पहुंचाने के बाद तुम भाग जाओगे? ली हू ने बाकी बचे दो लोगों को वहीं छोड़ दिया और सीधे अमृता की ओर चल पड़ा। बाकी बचे दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन इससे पहले कि वे आराम कर पाते, 5 या 6 मछली पकड़ने वाली नावों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। उनमें से एक ने निराशा में कहा, ओह नहीं, ये तो टाइगर हेड गैंग है। ... अमृता बेहद तेजी से भागी। सौभाग्य से अभी कोई लड़ाई शुरू नहीं हुई थी, वरना उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो जाती और अगर वह उस समय ली हू का सामना करती तो उसकी मृत्यु लगभग निश्चित थी। जब दोनों मछली पकड़ने वाली नावें कुछ 100 मीटर की दूरी पर थीं, तभी अमृता दौड़ी और चिल्लाई, ली हू, क्या तुम जानते हो मेरे पिता कौन हैं? मेरे पिता हे मिंगटांग हैं। ली हू दहाड़ते हुए बोला, मेरे पिता ली जुए हैं। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? अमृता, तुम पागल हो। अगर तुम मेरा पीछा करते रहे तो मैं मुकदमा छोड़ दूंगी। ली हू, जब तक इंस्पेक्टर तुम्हें बचाने आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अमृता को बहुत बुरा लगा। मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे ये सब सहना पड़ रहा है? वो मेरा पीछा क्यों कर रहा है? मैं पहले ही 7वें लेवल पर पहुंच चुकी हूं और फिर भी मेरा पीछा किया जा रहा है और मुझे पीटा जा रहा है। आधी अगरबत्ती जलने के बाद अमृता की आंखें चमक उठी। उसने अपने ही स्कूल के विशेषज्ञ को देखा। किन यी, मेरी मदद करो। किन यी नाम का लड़का अभी 6ठे स्तर पर ही था। अमृता को ली हू द्वारा पीछा करते देख वह तुरंत बिना कुछ बोले भाग गया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं टाइगर हेड गैंग से पंगा लूंगा? अमृता, हरामजादा। रास्ते भर अमृता ने रास्ते में मिलने वाले हर किसी से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उसके आसपास की मछुआरे नावें उससे ऐसे बचती रहीं मानो वह कोई महामारी की देवी हो और कोई भी उसके लिए ली हू को नाराज करने को तैयार नहीं था। अमृता की आध्यात्मिक ऊर्जा क्षीण हो गई थी, इसलिए उसने बिना किसी झिझक के अंतिम आत्मा को पुनःपूर्ति करने वाली गोली निगल ली और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत बहाल हो गई। तभी उसने रूपेश को किसी को लूटते हुए देखा और तुरंत चिल्लाए, हुन कुन, मदद करो।
रूपेश कल ही 7वें स्तर पर पहुंचा था, इसलिए वह काफी साहसी हो गया था और उसने अकेले ही 2 मछली पकड़ने वाली नावों को लूट लिया। अमृता को पीछा करते और मदद के लिए चिल्लाते देख वह तुरंत हैरान रह गया, इस लड़की को लूटने की हिम्मत किसने की। हे भगवान, ली हूँ। रूपेश के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। उसने बाकी बचे बिंदुओं को छोड़ दिया और तेजी से मछली पकड़ने वाली नाव को लेकर चला गया। अमृता की आंखों में आंसू आ रहे थे, उसे लग रहा था जैसे उसके साथ अन्याय हुआ हो। ये लोग कैसे हैं? क्या ली हूँ वाकई इतना डरावना है? ... सार्थक धूप सेक रहा था। 8 में से 6 केबिन पहले से ही भरे हुए थे। उसे लग रहा था कि मछली पकड़ने वाली नाव में पर्याप्त केबिन नहीं है और जल्द ही यह सब कुछ रखने के लिए बहुत छोटी पड़ जाएगी। लेकिन उसे जरा भी जल्दी नहीं थी। उसकी अपनी मछली पकड़ने वाली नाव भरी हुई थी, इसलिए समय आने पर वह किसी और की मछली पकड़ने वाली नाव ले लेगा। सार्थक, उफ, कितना नुकसान हुआ। इतनी सारी मछलियां हैं लेकिन मैं उन्हें चूस भी नहीं पा रहा हूं। बिल्कुल नहीं, मुझे इन्हें बाद में बारबेक्यू के लिए वापस ले जाने के लिए कहना पड़ेगा। ये सब रिबन फिश हैं तो इनका स्वाद बुरा नहीं होगा। वूश। सार्थक, अरे अरे अरे, भाई भागो मत, चलो गठबंधन बनाते हैं। ये तीसरा जहाज था जिसे सार्थक ने अपने सामने से गुजरते देखा था। वह अवाक रह गया। क्या इन लोगों को आध्यात्मिक ऊर्जा का कोई महत्व नहीं था? वे किसी को लूट नहीं रहे थे, फिर भी इतनी तेजी से भाग रहे थे। अचानक उसने दूर से 2 मछली पकड़ने वाली नावों को तेजी से अपनी ओर आते देखा। सार्थक तुरंत चौकन्ना हो गया। मेहमान आ गए थे, उसे उनका स्वागत करना था। सार्थक ने तुरंत घायल होने का नाटक किया, नाव की गति बढ़ा दी और ऐसा अभिनय किया मानो वह भी भाग रहा हो। ये और करीब आ रहा है। रुको, क्या यह अमृता नहीं है? ओह, क्या ये लड़की भी मुझे लूटने की कोशिश कर रही है? अमृता और सार्थक एक दूसरे से कई 100 मीटर दूर थे, तभी अमृता ने हाथ उठाकर चिल्लाते हुए कहा, भागो सार्थक, भागो। सार्थक। अमृता अवाक रह गई। बाकी सब भाग रहे थे लेकिन तुम सीधे मुसीबत में फंस गए। अब क्या करें? सार्थक ताकतवर था लेकिन वो ली हू था। जैसे ही दोनों जहाज करीब आए, अमृता ने जल्दी से चिल्लाकर कहा, सार्थक भागो, ली हू आ रहा है।